हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। मेरा नाम है विशेष और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव। ये वो विषय है जो लगभग लगभग पिछले 15 दिन से सुर्खियों में बना हुआ है। अलग अलग जगह न्यूज़ पे है। संसद में इसको लेके बहुत हंगामा हुआ है और बार बार हम इस टॉपिक के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर। तो आज इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं इस पूरे इशू को, पूरे विषय को समझने वाले हैं क्यों ये विषय इतना ज़रूरी है, इसकी हमारे पेपर्स को लेके, हमारे एग्ज़ाम्स को लेके ये टॉपिक कैसे इम्पोर्टेंट है और क्या है इस पूरे chaos के अंदर, इस पूरे टॉपिक का असली सच क्या है, असली विषय क्या है इसके अंदर। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में चुनाव होते कैसे हैं। भारत में अब तक चुनाव कैसे हुए हैं, कैसे होते हैं और भारत के संविधान की कौन सी धाराएं हैं, कौन से अनुच्छेद हैं जो भारत के चुनाव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत के चुनाव के लिए संविधान की धारा 83 तिरासी, अनुच्छेद 83 बात करता है कि भारत के संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल कितना रहने वाला है। राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों का कार्यकाल को डिफाइन करने वाला अगर कोई अनुच्छेद है तो वो है अनुच्छेद 83। उसके बाद आता है अनुच्छेद 85। इस धारा के अंदर भारतीय संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा राज्यसभा के सत्रों को बुलाने और उनको स्थगित करने से के संबंधित इसमें बात की गई है। यानी कि ये बात करता है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को कब संबोधित करेंगे, कब उसका सत्र बुलाएंगे, वो इसके अंदर है। कब इसका विघटन किया जाएगा, वो इसके अंदर है। लोकसभा के 2 सत्र, बजट सत्र और विंटर सत्र, इन दोनों के बीच में कितना समय होगा, कितना अधिकतम समय हो सकता है, वो दिया गया है इस अनुच्छेद के अंदर। उसके बाद है अनुच्छेद 172 172, जो बात करता है भारत की विधानसभाओं की, यानी कि जो राज्य हैं हमारे देश के, उनके विधानसभाओं की। जैसे ये अनुच्छेद बात कर रहे थे भारत की लोकसभा और राज्यसभा की, ऐसे ये अनुच्छेद बात करता है सभी राज्यों की विधानसभा की। तो उनका कार्यकाल और उनकी अवधि कितनी होगी, वो अनुच्छेद 172 में दिया गया है। यह धारा राज्य विधानसभाओं के सत्रों के संचालन के संबंध में प्रावधान करती है। इसी तरह से धारा 1974 ये बात करती है कि सत्रों को जो राज्य के राज्यपाल हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट हैं, वो उसको कब बुलाएंगे और कब स्थगित करेंगे, इसके बारे में जो जानकारी है वो धारा 174 में दी गई है। और उसका वो कब आह्वान कर सकते हैं, राज्य विधानमंडल का, यानी कि जिसमें राज्य परिषद और राज्य विधानसभा दोनों आ जाते हैं, उसकी बात अनुच्छेद 174 में की गई है। फिर बात आती है धारा 324 की। ये धारा राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि वह एक निर्वाचन आयोग गठित करें जो राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करेगा। निर्वाचन आयोग, जिसको कि हम आम भाषा में इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं, उसका गठन किया गया धारा 324 के तहत, जो भारत में सभी चुनावों को आयोजित करवाता है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों या राष्ट्रपति के चुनाव हों या उपराष्ट्रपति के चुनाव हों। उन सब का उल्लेख धारा 324 के अलग अलग सेक्शंस के अंदर देखने को मिलता है। और आखिरी में आता है संविधान की धारा 356, जिसका नाम सबसे ज़्यादा सुनने में आता है। ये वो धारा है, ये वो अनुच्छेद है जिसके तहत भारत के किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है, प्रेसिडेंट्स रूल्स जिसको कहा जाता है। 2018 के अंदर प्रेसिडेंट रूल हमने भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य के अंदर लगता हुआ देखा था, जिस समय वो राज्य था। तो उस समय इसी रूल के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। और 2024 में राज्य की विधानसभा इलेक्शंस कंप्लीट होने के पश्चात, उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के पश्चात, इसी अनुच्छेद को राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत इसको हटाया गया था। तो यह अनुच्छेद 356, और ये भी किस चीज़ से डील करता है, इलेक्शन से डील करता है, चुनाव से डील करता है। तो अब तक हम वो धाराएं देख चुके हैं, वो अनुच्छेद देख चुके हैं जो भारत में इलेक्शन से डायरेक्टली संबंधित है। अब है
एक और नियम जो इलेक्शन से रिलेटेड है वो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के नाम से भी ये फेमस है। ये वो अधिनियम है जिसके तहत भारत में चुनाव किस प्रणाली से होंगे, मतदाताओं की लिस्ट क्या होगी, मतदाता कितने हैं, कितने पोलिंग स्टेशन होंगे, पोलिंग बूथ कहाँ बनाए जाएंगे, मतदाता केंद्र कैसे होंगे, किन की ड्यूटीज होंगी, कब से वहाँ पे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाएगा, इन सभी का जो इन सभी की सूचना जिसके अंदर दी गई है वो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये अधिनियम भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में चुनाव की संचालन प्रक्रिया, मतदान सूची, चुनावी दान, चुनावी अपराधों और निर्वाचन से संबंधित अन्य पहलुओं को नियंत्रित करता है। इसी के तहत सारे इलेक्शंस लड़े जाते हैं। इसी के तहत उनके अंदर होने वाले किसी भी किस्म के एम्बिग्युइटी को सॉल्व किया जाता है। ये वो नियम है। अब हम देखते हैं कि आज तक हमारे देश में इलेक्शन हुए कब है। हम एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करने वाले हैं, लेकिन पहले देखते हैं हमारे राष्ट्र में चुनाव होते कैसे रहे, कैसे हमारे देश में अब तक इलेक्शन हुए। ये है वो डाटा जो कि दिखाता है कि पहली से लेके 16वीं लोकसभा तक के चुनाव किस तरीके से हुए थे। और ये डाटा दिया गया है नीति आयोग के पत्र के अंदर, उनके रिसर्च के अंदर, जिसमें उन्होंने पूरा डाटा पब्लिश किया है कि हमारे देश में अब तक चुनाव हुए कैसे। तो जैसे कि इसके अंदर दिख रहा है कि पहले 3 जो लोकसभा हैं 1952, 57 और 62, इसके अंदर जो लोकसभा है उन्होंने अपने कार्यकाल पूर्ण किए। ये पहले वो 3 सत्र थे चुनाव के जब पूरे देश में एक साथ चुनाव हो रहे थे, यानी कि सन 1952 से लेके 1962 तक भारत में सब जगह चुनाव एक साथ होते थे, जिसे हम आज की डेट में एक राष्ट्र एक चुनाव कह रहे हैं। लेकिन इस चुनाव के पश्चात ये भी चुनाव एक साथ हुआ था, लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं कि लोकसभा अपनी कार्यकाल को पूर्ण नहीं कर पाई। केवल 3 वर्ष 10 महीने में लोकसभा का विघटन करना पड़ा। और उसके बाद ऐसा भी समय आया इमरजेंसी के टाइम पे जब भारत में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से भी लंबा देखने को मिला, यानी कि 5 वर्ष 10 महीने। और फिर से बहुत बार लोकसभा को बीच बीच में विघटन किया गया, जिसकी वजह से लोकसभा अपने कार्यकाल को पूर्ण कर नहीं पाई। तो जब चुनाव अपने पूरे कार्यकाल के लिए वैलिड ही नहीं है, जब लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही, तो एक साथ चुनाव कैसे हो पाएगा। जैसे ये लोकसभा का हाल हमने देखा इस स्लाइड के अंदर, वैसे ही भारत की बहुत सारी विधानसभाओं ने अपना कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया, पूर्ण नहीं किया, जिस वजह से चुनाव लोकसभा और विधानसभा में एक साथ नहीं हो पाए। तो ये तो ठीक है, हमारे देश में बार बार चुनाव चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। पहले कुछ समय तक एक साथ चुनाव हुए, बाद में उसके बाद वो चुनाव होने बंद हो गए। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब उसमें अब किसको याद आया कि हमें पहले वाले इलेक्शंस पे वापस जाना है, किसके दिमाग में ये बात आई कि ठीक है जो हो रहा था चल रहा है, अब इसको वापस उसी प्रणाली पे जाना है। कौन कह रहा है ऐसा, किसको चाहिए। तो ऐसी रिपोर्ट सबमिट की गई है हमारे देश में 7 बार, टोटल 7 टाइम्स। ये जो डाटा है ये आपको भारत के लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट यानी कि विधि कार्य विभाग की वेबसाइट पर डायरेक्टली मिलेगा। आप इन सभी रिपोर्ट्स को वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि किस रिपोर्ट में क्या मेंशन किया गया है। तो पहली जो इसकी रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग की जो पहली एनुअल रिपोर्ट थी सन 1983 की, उसके अंदर उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात सबसे पहले की थी। उनका ये कहना था कि हमारे देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने की आवश्यकता है, हमें वापस एक राष्ट्र एक चुनाव पर जाना होगा। ऐसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर पहली बार पब्लिश किया और उसके कारण भी दिए कि ऐसा हमारे लिए करना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद यही स्टडी लॉ कमीशन कानून आयोग ने 1999 में अपनी रिपोर्ट में लगभग 16 वर्ष के बाद सेम चीज़ उन्होंने दोहराई और इस रिपोर्ट को उन्होंने साथ में मेंशन किया कि ये पहले भी कहा गया था और ये हमारे देश में करना ज़रूरी है। आगे चल के हम देखेंगे कि ऐसा ये क्यों कह रहे हैं। उसके बाद नेशनल कमीशन की जो वर्किंग कमेटी थी, वर्किंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संसदीय स्थायी समिति, उन्होंने वर्ष 2002 में अपनी रिपोर्ट के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव की बात फिर से की। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉ कमीशन की 250th रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 2015 की रिपोर्ट,
नीति आयोग का कार्यपत्र 2017 में, जैसे कि हम जानते हैं कि 2015 में प्रधानमंत्री जी द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया था। महज 2 साल में इन्होंने भी अपना कार्यपत्र सौंपा भारत के मंत्रिपरिषद को, जिसमें उन्होंने पूरी फुल फ्लेश्ड स्टडी की कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं, एक राष्ट्र एक चुनाव होने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इसके ऊपर इन्होंने पूरा का पूरा एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, पूरी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें अलग अलग जगह से डाटा कलेक्ट किया गया और उस डाटा को एनालाइज करके इन्होंने अपनी फुल वर्किंग रिपोर्ट सबमिट की कैबिनेट को। और सेम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रिपेयर की 2018 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने सेम बात को फिर से दोहराया। यानी कि भारत के अंदर टोटल 7 बार ऐसी रिपोर्ट्स अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों द्वारा पब्लिश की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता है। तो ये आखिरी रिपोर्ट जो हम देख रहे हैं ये है 2018 की, जिसको अब लगभग 6 वर्ष यानी कि और लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। तो आखिरी रिपोर्ट जब 2018 में दी गई है, तो 7 वर्ष के बाद आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, हमें 7 वर्ष क्यों लगे इस बात पर आते आते कि हम इसके ऊपर चर्चा कर सकें। देखते हैं अपनी अगली स्लाइड के अंदर। उसका जो असली कारण है वो है ये उच्च स्तरीय कमेटी, उच्च स्तरीय समिति, जिसके अध्यक्ष थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे। 2023 में इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करें भारत सरकार को। 9 मेंबर्स की ये टीम थी, जिसमें ये अध्यक्ष थे, और उसमें हम देख सकते हैं अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो कि पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं यूपीए गवर्नमेंट के अंदर, ये भी उस टीम का पार्ट थे। पिछले गति वर्ष इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि इसके ऊपर ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएंगे। इस वर्ष के मार्च 2024 के अंदर इन्होंने 18वीं लोकसभा के चुनाव के लगभग 2 महीने पूर्व इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को कंप्लीट किया। लगभग 18,500 पन्नों की ये रिपोर्ट है, डिटेल्ड रिपोर्ट है, जो इन्होंने भारत के राष्ट्रपति को सौंपी मार्च 2024 में। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में फिर से लोकसभा के चुनाव हुए जून के अंदर, नए मंत्री पद का गठन हुआ, हमारी नई कैबिनेट बनाई गई, नई सरकार ने जिम्मेदारी ली 18वीं लोकसभा के अंदर। और उसके बाद सितंबर 2024 में भारत की मंत्रिपरिषद ने इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी, मंजूरी दे दी। और 17 दिसंबर 2024 को भारत के कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी द्वारा इसी विधेयक को भारत की लोकसभा में पेश किया गया। यानी कि बीते हुए हफ्ते के अंदर इस विधेयक को, जिसको भारत की मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी थी सितंबर के अंदर, उसको भारत की लोकसभा में पेश किया गया। इस वजह से ये मुद्दा जो है इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। इस वजह से इस पूरे विषय पे पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, ना ही हमारे देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी इसके ऊपर आर्टिकल छापे जा रहे हैं कि भारत के अंदर ये विधेयक पेश हुआ है, उससे भारत की अर्थव्यवस्था या भारत की राजनीतिक व्यवस्था पे क्या अंतर हमें देखने को मिल सकता है। और जो हालिया रिपोर्ट्स हैं, जो करंट न्यूज़ है, वो ये है कि इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास सौंप दिया गया है। 39 मेंबर की एक टीम बनाई गई है, अलग अलग पार्टीज के उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और उन सबको मिला के एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई है, जिसमें 22 एनडीए से हैं और बाकी दूसरी अन्य दलों से हैं। उनको मिलकर ये संयुक्त समिति बनाई गई है, जो इसके ऊपर अपना पूरा अध्ययन करेगी, वाद विवाद करेगी और अपनी रिपोर्ट वापस लोकसभा को सबमिट करेंगे। तो इसलिए ये विधेयक इस समय न्यूज़ में बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि ज़रूरत क्या पड़ी हमें इस विधेयक को लाने की, क्यों हमें ये विधेयक लाना पड़ा, या ऐसे क्या कारण थे कि वन नेशन वन इलेक्शन की हमें बात करनी पड़ी, या एक राष्ट्र एक चुनाव की हमें बात करनी क्यों पड़ी, क्या मुद्दे हैं, क्या लाभ हैं इससे। तो एक एक करके हम जानते हैं कि क्या इसमें कारण दिए गए हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट के अंदर क्या कारण दिए गए हैं जिसकी वजह से हमें भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की ज़रूरत है। तो उसका जो पहला कारण दिया गया है वो दिया गया आचार संहिता।
आचार संहिता यानी कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको लागू किया जाता है उस प्रदेश के अंदर जहाँ पे चुनाव होने हैं। चुनाव से कुछ समय पहले, चुनाव की घोषणा के बाद इसको लागू कर दिया जाता है आचार संहिता को, जिसकी वजह से उस राज्य के अंदर किसी भी किस्म की गतिविधि, किसी भी किस्म की योजनाएं, किसी भी किस्म के जो विकास कार्य हैं उनको वहीं रोक दिया जाता है, वहीं ठप कर दिया जाता है जब आचार संहिता वहाँ पे लागू हो जाती है। तो इनका ये कहना है कि जब देश में बार बार चुनाव चलते ही रहेंगे, अभी लोकसभा, उसके बाद विधानसभा, फिर उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी, जब ये बार बार चुनाव चलते ही रहेंगे तो बार बार आचार संहिता ही लागू रहेगी और बार हमें विकास कार्य रुकते हुए नजर आएंगे। इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है इसके अंदर, जिसमें ये बताया कि 2014 में, 2015 में और 2016 में कितने समय के लिए, कितने पीरियड के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया गया था। यानी कि ये वो महीने थे, जैसे हम देख सकते हैं 2014 में लगभग 7 महीनों तक इन राज्यों के अंदर, जिन राज्यों का इसके अंदर नाम है, लगभग 7 महीने तक यहाँ पर विकास कार्य रुके रहे। जो विकास कार्य हमारी सरकार हमसे वादा करती है, जो हमारे राजनेता हमसे वादा करते हैं चुनाव से पहले कि ये कार्य हम अगले 5 वर्ष के अंदर करवाएंगे, वही कार्य इस आचार संहिता की वजह से इतने महीनों तक इन राज्यों में रुके रहे। और इसका परिणाम क्या होता है कि हमारे देश का जो विकास है वो या तो समय पे हो नहीं पाता है, देरी से होता है, या फिर वो कार्य रुक जाते हैं, या फिर वो विकास हो ही नहीं पाता। दूसरा कारण जो इस रिपोर्ट में दिया गया है वो है सरकार का व्यय और पनपता भ्रष्टाचार। यानी कि जब जब इलेक्शन होंगे, जब जब हमारे देश के अंदर चुनाव होंगे, बार बार उसमें सरकार का व्यय होगा, खर्चा होगा। ये ग्राफ है जो इस रिपोर्ट में पब्लिश्ड है, जिसमें बताया गया कि आज तक भारत में जितने भी चुनाव हुए हैं सन 1952 से लेके 2014 तक, उसमें सरकार का कितना व्यय हुआ है। हम देख सकते हैं जैसे जैसे देश में राजनीतिक दल बढ़ते गए, जैसे जैसे देश में चुनाव सेपरेट होते गए, सेग्रीगेट होते गए, वैसे वैसे हमारे चुनाव के खर्चे बढ़ते गए। और सन 2014 में हमने देखा कि ये खर्चा लगभग 4000 करोड़ को छू गया। अगर हम करंट रिपोर्ट्स की माने तो 2019 के अंदर ये खर्चा लगभग 1 लाख करोड़ तक जा चुका है, प्रेजेंट टाइम के अंदर, वर्तमान काल के अंदर। तो ये दूसरा कारण है जो इस रिपोर्ट में दिया गया है कि जैसे अगर बार बार निरंतर इलेक्शन ही चलते रहेंगे तो ये खर्चा बढ़ता जाएगा। ये खर्चा आता कहाँ से? ये खर्चा आता है टैक्स पेयर की मनी से, टैक्स पेयर की पॉकेट से, जीएसटी कलेक्शन से, टैरिफ से। ये सारे सरकार के जो सोर्स हैं मनी के, उन्हीं से ये पैसा आता है और बार बार इसको इलेक्शंस में खर्चना पड़ता है। इलेक्शंस की प्रणाली को जारी रखने के लिए बार बार ये खर्चा हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। ये दूसरा कारण दिया गया है इस रिपोर्ट के अंदर, जिस वजह से हमारे लिए एक राष्ट्र एक चुनाव का होना जरूरी है। इसमें डॉक्टर SY कुरैशी, जो कि भूतपूर्व चेयरपर्सन रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन के, उनका ये कहना है देश चुनाव में भ्रष्टाचार की जड़ बन गए हैं। चुनाव देश में भ्रष्टाचार की जड़ बन गए हैं। चुनाव जीतने के बाद राजनेता और ब्यूरोक्रेट का गठजोड़ निवेश की वसूली में लग जाते हैं। चुनाव के समय वो बड़े बड़े वादे करते हैं, अंधाधुंध पैसा खर्चते हैं, बाद में उसी पैसे की वसूली के लिए, उसी पैसे की रिकवरी के लिए उनको भ्रष्टाचार में खुद को झोंकना पड़ता है। और यहीं से भ्रष्टाचार का आरंभ होता है। भ्रष्टाचार की शुरुआत इलेक्शन की वजह से ही होती है। ये कहना है डॉक्टर SY कुरैशी का, जो एक्स चेयरपर्सन रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। हमारा तीसरा कारण है सशस्त्र सेनाएं, कर्मचारियों एवं अध्यापकों की संबद्धता। जब भी किसी राज्य में चुनाव की घोषणा होती है तो सबसे पहले सक्रिय होती हैं सशस्त्र सेनाएं, CAPF, केंद्र शासित पुलिस रिजर्व पुलिस बल, CAPF, जिनका की वहाँ पे नियुक्ति की जाती है, जिनको वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। उनकी अलग अलग कंपनीज को, जैसे ही डाटा बता रहा है कि कितनी कंपनियों को तैनात किया गया था 2014 की लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे। तो इतनी CAPF की डिप्लॉयमेंट हमें या तो लोकसभा के टाइम पे या राज्यसभा के चुनाव के टाइम पे इनकी डिप्लॉयमेंट हमें बार बार करनी पड़ती है। निरंतर चुनाव देश में चलते रहने की वजह से ये CAPF चुनावों में ही इनकी गतिविधि रहती है, चुनावों में ही ये लगे रहते हैं। और इनका
और ये अपने कामों से दूर रहते हैं और इनकी सारी जो गतिविधि है वो चुनावों में ही रहती है। और इनका जो कार्य है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही शुरू हो जाता है। चुनाव की घोषणा होते ही इनकी गतिविधि शुरू हो जाती है और जब तक चुनाव के परिणाम घोषित नहीं हो जाते इनका कार्य खत्म नहीं होता, इनका कार्य समाप्त नहीं होता। वो समाप्त होने के बाद जो इनके मूल कार्य हैं जिसके लिए इनका गठन किया गया है, फिर ये उसको दोबारा से शुरू करते हैं, जिस वजह से इनके काम में, इनके कार्य में विघन देखने को मिलता है। देश की सुरक्षा के ऊपर कुछ सवाल इसकी वजह से आते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से हो सकता है कि जवानों की छुट्टियों में भी दिक्कत हमें देखने को मिले। दूसरे जो इसमें बात की गई वो की गई है कर्मचारियों और अध्यापकों की, जिनकी ड्यूटीज लगाई जाती हैं इलेक्शंस के टाइम पे। सरकारी स्कूलों को अक्सर बूथिंग स्टेशन बनाया जाता है, मतदाता केंद्र बनाया जाता है, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का स्कूल, उनका विद्यालय, उसका कार्य बिल्कुल रुक जाता है। और सरकारी कर्मचारी जो हैं वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की पढ़ाई लिखाई और इन कर्मचारियों का मेन काम जो है वो रुक जाता है। ये दूसरा कारण है। तीसरे जो इसमें जो बाकी के कारण दिए गए हैं इस रिपोर्ट में, उनको देखते हैं। पहला कारण है सामान्य जीवन अस्त व्यस्त रहता है। बहुत सारे ऐसी परीक्षाएं जिनको रोक दिया जाता है, बार बार वहां पे रैलीज की जाती हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, जिसकी वजह से सामान्य जीवन, सड़कें, हाईवे, रेल्स, उसके अंदर हमें विघ्न देखने को मिलता है। दूसरा डॉक्टर एस वाई कुरैशी जो कहते हैं वो है विभाजनकारी घटनाएं होती हैं, जहां जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, इसको बढ़ावा मिलता है। चुनाव के अंदर हमें सुनने को क्या मिलता है? जातिवाद सुनने को मिलता है, सांप्रदायिकता सुनने को मिलती है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, जिसमें समाज में भी दरारें पड़ने का डर बढ़ जाता है। और जब निरंतर चुनाव चलते ही रहते हैं, बार बार चुनाव होते ही रहते हैं, तो ये जो सांप्रदायिकता है, ये जो जातिवाद है, ये हमें देश में वापस तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। इस संदर्भ में एक साथ चुनाव आयोजित करना निश्चित रूप से मददगार होगा। जब ऐसी बातें सिर्फ 5 साल में एक बार होंगी, तो हो सकता है कि हम अपने समाज के अंदर इक्वालिटी को और इक्विटी को बढ़ा सकें और सांप्रदायिकता को काफी हद तक हम कम कर सकें। ऐसा कहना है डॉक्टर एस वाई कुरैशी का। अगला जो इसमें कारण है वो है पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का, जिन्होंने कहा है कि निरंतर चुनावों का चक्र न केवल विकासात्मक प्रक्रिया और अच्छे शासन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यह राजनीतिक वर्ग को आम तौर पर तात्कालिक चुनावी लाभ के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यानी कि बार बार चुनाव होने की वजह से जो राजनेता हैं वो लंबी सोच नहीं सोचते, वो राष्ट्र हितकारी कार्यों से दूर होते हैं और वो शॉर्ट साइटेड वादे करने पे मजबूर हो जाते हैं, जिससे कि वो जल्दी चुनाव जीत सकें। तो इससे हमारी जो समग्र प्रगति है और जो हमारी नीतियां हैं उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। वो शॉर्ट साइटेड चीज़ों के ऊपर अपने वादे करते हैं राजनेता, क्योंकि बार बार निरंतर चुनाव चलते हैं और इस वजह से वो ऐसे वादे करते हैं, ऐसी फ्रीबीज बांटने की कोशिश करते हैं, जिससे दीर्घकालीन में राष्ट्र को नुकसान ही होगा। भारत की या राष्ट्र की या उस राज्य की जीडीपी में हमें लॉस देखने को मिलेगा। ये टिप्पणी की गई है उपराष्ट्रपति जी द्वारा। आज ये टिप्पणी नहीं की गई है, ये टिप्पणी 2017 से पहले की गई है, जब ये उपराष्ट्रपति भी नहीं थे। अच्छा, ये तो हो गए कि किन कारणों से कहा गया है कि हमें देश में एक राष्ट्र एक चुनाव लाना होगा। लेकिन इसी रिपोर्ट के अंदर इसके विरोधाभास में जो तर्क हैं वो भी दिए गए हैं कि कौन से तर्क हैं जिनकी वजह से ये लगता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव सच में करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो देखते हैं एक एक करके कौन कौन से बिंदु हैं। पहला भी बिंदु जो है वो डॉक्टर एस वाई कुरैशी जी का ही दिया हुआ है। उन्होंने इसमें कहा है कि हर 5 साल में एक से अधिक बार मतदाताओं का सामना करने से राजनेताओं की जवाबदेही बढ़ती है और वह हमेशा सतर्क रहते हैं। बार बार चुनाव आते हैं, बार बार राजनेताओं को लोगों के सामने जाना पड़ता है, बार बार अपनी जवाबदेही करनी पड़ती है, बार बार उनकी परेशानियां सुननी पड़ती है, जिससे मतदाताओं को फायदा होता है और राजनेताओं की सतर्कता बनी रहती है। ये कहना है डॉक्टर एस वाई कुरैशी का। अगला बिंदु देखते हैं।
चुनावों के दौरान कई नौकरियां उत्पन्न होती हैं जो जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती हैं। चुनावों के टाइम पे अलग अलग घोषणाएं की जाती हैं, बहुत सारी नौकरियों की घोषणाएं की जाई हैं, जिसकी वजह से जमीनी तौर पर हमें अर्थव्यवस्था तूल पकड़ती हुई नजर आती है। तीसरा बिंदु क्या है कि लोकसभा और विधानसभा की अवधि को पहली बार समन्वित कैसे किया जाएगा। चलो ठीक है, एक बार आप अगर ये बिल पास हो जाता है, विधेयक पास हो जाता है, तो बाद में तो ठीक है, एक बार वो समन्वित हो गए चुनाव, तो आगे तो हम उसको मेंटेन करवा लेंगे। लेकिन पहली बार ये होगा कैसे? पहली बार कैसे इनको समन्वित करेंगे? पहली बार इनको सिंक्रोनाइज करेंगे कैसे? अभी तो सब अलग अलग चल रहे हैं, स्टैगर्ड चल रहे हैं, इनको समन्वित किया कैसे जाएगा? और आखिरी बिंदु है, एक साथ चुनाव की वजह से राष्ट्रीय मुद्दे विधानसभा चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर उल्टा भी हो सकता है। क्या हमारे मतदाता इतने परिपक्व होंगे कि दोनों मुद्दों का अंतर समझने में समझकर ही मतदान करेंगे? जब राष्ट्रीय चुनाव और राज्य चुनाव एक साथ होंगे तो क्या हमारे मतदाता इतने परिपक्व हैं? क्या वो इतने मैच्योर हैं कि दोनों में अंतर समझ सकें कि यहाँ जो मुझे वोट डालना है वो राष्ट्रीय मुद्दे के लिए डालना है, और यहाँ मुझे जो वोट डालना है वो मुझे राज्य के मुद्दों के लिए डालना है? क्या वो इतने परिपक्व हैं कि वो दोनों में अंतर समझ सकें और दोनों के अंतर को समझ के दोनों में एक साथ अपना मतदान दे सकें? क्या वो इतने परिपक्व होंगे? ये प्रश्न पूछा गया है इसी कार्य पत्र के अंदर। देखते हैं कि इन्हीं आलोचनाओं का खंडन कैसे किया गया है इस पत्र के अंदर, या इनके ऊपर क्या रिसर्च प्रोवाइड की गई है। तो कैसे किया गया खंडन? पहला पॉइंट है, चुनावों की पुनर्वृत्ति राजनेताओं को सतर्क तो रखती है, परंतु हर राजनेता को अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बाद पुनः चुनाव के लिए मतदाताओं के पास लौटना ही पड़ता है। यह स्वाभाविक प्रकृति उनकी जवाबदेही को मतदाताओं के प्रति सुनिश्चित करती है। यानी कि अगर राजनेता बार बार लोगों के सामने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा जवाबदेह ही हो गए हैं और वो ज़्यादा सतर्क हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, बार बार चुनाव नहीं होते और 5 वर्ष के बाद ही होते, तो राजनेता जो है उनकी जवाबदेही खत्म हो जाती या उनका काम खत्म हो जाता। ऐसा नहीं। राजनेता एक बार जब लोगों के बीच में जाते हैं, मतदान मांगते हैं, अगर चुनाव एक साथ होंगे तो उन्हें 5 वर्ष बाद पुनः लोगों के सामने, मतदाताओं के सामने जाना ही पड़ेगा और मतदान मांगना ही पड़ेगा, और उस समय उनकी जवाबदेही सुनिश्चित ही होगी। उनको अपने विरोधियों का भी सामना करना पड़ेगा जो उनके किए गए कार्यों पे प्रश्न जरूर उठाएंगे, उनके किए गए वादों पे प्रश्न जरूर उठाएंगे। तो इससे उनकी जवाबदेही सुनिश्चित ही रहेगी। दूसरा बिंदु है, चुनावों की आवृत्ति की वजह से उत्पन्न नौकरियां एवं दिए गए आर्थिक लाभों की स्थिरता और प्रभावशीलता सवालों के घेरे में रहती है। अगर आपने शॉर्ट साइटेड कुछ वादे कर दिए हैं चुनाव के अंदर या चुनाव से पहले, वो वैसे भी सवालों के घेरे में ही रहने वाले हैं। आपको जब 5 वर्ष के बाद जब आप जाएंगे तो आपको अपनी इकोनॉमी की रिपोर्ट भी साथ में देनी पड़ेगी। आपके विरोधी दल उसका लोगों को ये बताएंगे कि आपके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पे जिसकी वजह से आपने छोटे छोटे वादे कर दिए थे, क्या उन्होंने सच में उस राज्य में या पूरे के पूरे राष्ट्र के अंदर कोई लाभ उन्होंने दिया या नहीं दिया। मतदाताओं को लुभाने के लिए किए गए खर्च अक्सर राजनेताओं को चुनाव जीतने के बाद अपने निवेश की वसूली करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर राजनेता छोटे छोटे वादे करते रहेंगे बार बार चुनावों के अंदर, तो उसी पैसे की वसूली भी उनको करनी पड़ेगी, जिसके लिए बार बार उन्हें अपने आप को भ्रष्टाचार में झोंकना ही पड़ेगा। अनेक अध्ययन ये बताते हैं कि समानांतर चुनाव के प्रभाव से मतदाता एक ही राजनीतिक दल को मतदान देने का झुकाव दर्शाते हैं, परंतु यह निष्कर्षता पूर्वक कहा जा सकता है कि यह समानांतर चुनाव प्रभाव के साथ साथ कारण भी हैं। यानी कि यह देखा गया है अध्ययन के अंदर कि मतदाता जब एक समय पे 2 चुनाव के अंदर मतदान करता है तो वो लगभग लगभग एक ही राजनीतिक दल को चुन लेता है। लेकिन क्या ये समानांतर चुनाव का प्रभाव है या कारण, ये हमें समझना पड़ेगा। ये समानांतर चुनाव का प्रभाव है, ना कि कारण। ऐसा नहीं है कि एक साथ चुनाव हो रहे हैं इसलिए वो दोनों जगह एक ही पार्टी को वोट दे रहा है, बल्कि एक साथ चुनाव होने का प्रभाव है उसके ऊपर, इसकी हो सकता है कि वो एक ही पार्टी को वोट दे दे। ये इस पत्र के अंदर कहा गया है। तो ये हो गया कि हमारा क्या क्या आलोचना इसके अंदर की गई थी। अब हम देखते हैं कि अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो संविधान में हमें क्या क्या संशोधन करने पड़ेंगे, क्या क्या ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन पे अंदर हमें करनी होंगी, जिसके कारण
वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव संभव हो पाएगा। तो देखते हैं क्या क्या ऐसे संशोधन है जो जिसका सुझाव इसी रिपोर्ट के अंदर हमें दिया गया है। सबसे पहला समिति ने जो सुझाव दिया है वो है, सरकार चुनाव, अगर सरकार, कोई भी सरकार चुनाव हार जाती है तो नए चुनाव चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन उसका कार्यकाल केवल अगले समन्वित चुनाव तक ही रहेगा। इसका मतलब है चुनाव कैलेंडर हर 5 साल में रीसेट होगा। यानी कि अब जब से ये नियम लागू हो जाता है उसके बाद कोई भी चुनाव अगले 5 साल से पहले अगर कहीं करवाने पड़ते हैं, राज्य की विधानसभा या लोकसभा के विघटन की वजह से, तो वो चुनाव सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए होंगे, ना कि पूरे कार्यकाल के लिए। यानी कि एक बार जब हम इस इलेक्शन कैलेंडर को सेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली बार बार निरंतर 5 वर्ष के बाद ही रीसेट होगा। हर एक लोकसभा, हर एक विधानसभा के चुनाव 5 वर्ष के बाद जरूर होंगे, अवश्य होंगे। बीच में अगर कोई भी चुनाव होते हैं तो वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए, बची हुई अवधि के लिए ही होंगे। उसके बाद समिति का ये कहना है कि अनुच्छेद 83, 83 और 172 में संशोधन करने की सिफारिश की गई है, जो क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभा के 5 वर्षीय कार्यकाल से संबंधित है। यानी कि इनके अंदर हमें इन दोनों अनुच्छेद के अंदर हमें अमेंडमेंट करनी होगी, संशोधन करना होगा, जिससे कि हमें लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल का जो नियम दिया गया है उसके अंदर हमें संशोधन करना होगा। जिसमें नया नियम क्या कहेगा, संशोधन के बाद 5 वर्षीय कार्यकाल को पूर्ण कार्यकाल कहा जाएगा। यानी कि एक बार जब ये संशोधन हो जाता है तो जो 5 साल का कार्यकाल होगा वो पूर्ण कार्यकाल कहलाएगा। और अगर कोई उसके अलावा बीच में विघटन होता है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तो उसे अधूरा कार्यकाल कहा जाएगा। यानी कि उस समय पे चुनाव अधूरे कार्यकाल के लिए ही करवाए जाएंगे, और जब वापस 5 वर्ष का समय कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा, तो पूर्ण कार्यकाल के लिए फिर से वहां चुनाव करवाए जाएंगे। उसके बाद प्रस्तावित अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि किसी भी सामान्य चुनाव के बाद गठित सभी विधानसभाएं नियुक्ति तिथि के बाद लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगी। इसमें सबसे जरूरी जो शब्द है वो है पूर्ण कार्यकाल। यानी कि जब भी लोकसभा का निर्वाचन होगा तो एक पूर्ण कार्यकाल की घोषणा होगी। वो पूर्ण कार्यकाल जब पूर्ण होगा, जब कंप्लीट होगा, उसके बाद हर विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन जरूर होंगे। बीच में अगर किसी का विघटन होता है तो वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए होगा, बची हुई अवधि के लिए होगा। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति को संशोधन को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी करनी होगी। यानी कि जब भी लोकसभा की पहली मीटिंग होगी उस समय पर पूर्ण कार्यकाल की शुरुआत की जाएगी, और उसके ठीक 5 वर्ष के बाद ये पूर्ण कार्यकाल समाप्त होगा। उसके बीच में अगर यदि कहीं पर भी इलेक्शंस आते हैं तो उनको सिर्फ बची हुई अवधि के लिए ही करवाया जाएगा, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो विधानसभा के हों। और उनको पूर्ण कार्यकाल का जब कंप्लीशन हो जाएगा उसके बाद उनको फिर से चुनाव के लिए वापस उतरना ही पड़ेगा। और अंत में राज्यों को भी संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार इन परिवर्तनों को स्वीकृत करना होगा। यानी कि राज्यों को भी संशोधन करने होंगे। अब ये तो ठीक है, हमने इन अनुच्छेद के अंदर समझ लिया कि हमने क्या क्या संशोधन किए, जिसकी वजह से अब हमारे चुनाव सिंक्रोनाइज किस तरीके से चलेंगे, निरंतर कैसे सिंक्रोनाइज रहेंगे, समन्वित रहेंगे, ये कैसे होगा ये हम समझ गए। क्यों ये हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा है ये भी हम समझ गए, क्या इसके अंदर विरोध दिए गए हैं वो भी हम समझ गए। लेकिन पहली बार कैसे होगा, पहली बार कैसे समन्वित करेंगे, अभी तो चुनाव अलग अलग चल रहे हैं, उसके लिए भी इसके अंदर दिया गया है। यदि इसमें एक एग्जांपल ली गई है कि यदि 2029 में समानांतर चुनाव प्रभावी होंगे तो इसी प्रक्रिया को अभी से शुरू करना होगा। लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि से संबंधित प्रावधानों में संसद द्वारा संशोधन के बाद कई राज्य विधानसभाओं को 2029 में उनके 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही विघटित करना होगा ताकि समानांतर चुनाव कराए जा सके। यानी कि 2029 से पहले जहां जहां भी चुनाव होंगे, जिस भी विधानसभा के चुनाव होंगे, ये तब लागू होगा जब हम इस अधिनियम को पास कर देंगे अपनी लोकसभा के अंदर, और 2029 से हम समानांतर चुनाव की घोषणा कर देंगे राष्ट्रपति जी की अधिसूचना के तहत।
अगर इसको पास कर दिया जाता है लोकसभा के द्वारा और ये बिल पास हो जाता है, नियम बन जाता है और राष्ट्रपति जी द्वारा इसके लिए अधिसूचना जारी हो जाती है, तो 2029 में अगर हम सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन अगर हम लड़ने वाले हैं, समन्वित चुनाव अगर हम देखने वाले हैं देश के अंदर, तो प्रणाली अभी से शुरू हो जाएगी। जो भी 2029 से पहले चुनाव होने वाले हैं देश के अंदर, उन सभी चुनावों को हम होने देंगे, लेकिन 2029 में हमें एक बार के लिए सभी विधानसभाओं को एक बार विघटन करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये लागू हो जाता है, तो अभी विधानसभा के जो भी इलेक्शन होंगे 2024 जून के पश्चात, उन सभी में विधानसभाओं की होने वाली जितनी भी चुनाव है, उन सब की अवधि 2029 तक ही सीमित रहेगी। 2029 में देश भर की सभी विधानसभाएं और लोकसभा का एक साथ विघटन होगा और पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में एक साथ चुनाव करवाया जाएगा 2029 के अंदर। ये कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर। तो इसमें हमने देख लिया कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ क्या है, कैसे अब तक हमारे चुनाव होते आए हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव से हमारा अर्थ क्या है, क्या उससे हमें लाभ हो सकते हैं, क्या उससे हमें नुकसान हो सकते हैं, जो उसकी आलोचनाएं हैं उसके अंदर, इन रिपोर्ट्स के अंदर क्या मेंशन है कि वो आलोचनाओं का खंडन किस तरह से किया गया है, और इस रिपोर्ट के अंदर क्या दिया गया है कि इस चीज़ को हम पॉसिबल कैसे बनाएंगे, हम समन्वित चुनाव तक पहुंचेंगे कैसे। अब मैं आपको एक वो कोट दिखाना चाहता हूं जो रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में बनी कमेटी ने लिखा है कि इस एक राष्ट्र एक चुनाव का सबसे बड़ा लाभ हमें क्या होने वाला है। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे भारत की जीडीपी में 1.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। ये जो 18,000 पन्नों की रिपोर्ट श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सबमिट की है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्रियों ने यह बताया है कि अगर हम एक राष्ट्र एक चुनाव इस देश में करवाना शुरू करते हैं, तो सिर्फ इस नियम के लागू होने भर से ही हमारे देश में 1.5% जीडीपी में वृद्धि देखने को मिलेगी। ये इस रिपोर्ट के अंदर सबमिटेड है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये विषय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।